बैक टू माय चैनल हारू जियोमेट्रिक्स। हमने पिछली क्लास में देखा था इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे हम, प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसके अंदर हमने टॉपिक कवर कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ तक। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और हमने उसके मॉडल भी देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनकी रेंज को बताता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एनर्जी का फॉर्म है और बिहेव करता है बिहेव करता है जब वो स्पेस से ट्रेवल करता है। और इसमें अलग अलग टाइप ऑफ रेडिएशंस होती हैं, जैसे गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट्स होती है, विजुअल लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो इन सभी जो वेव्स हैं उनका फ्रिक्वेंसी का रेंज जो होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो इसमें साइज वाइज होता है, मीन्स जो फ्रिक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी भी रेज की वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम रहेगी। तो जो गामा रेज और एक्स रेज होती हैं उनकी रेडियो वेव और माइक्रोवेव से जो वेवलेंथ होती है कम होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं लाइट्स जो हैं एटमॉस्फेयर में ही। तो वही चीज़ है कि द गामा रेज एंड एक्स रेज आर पोटेंशियली डेंजरस एंड ऑल्सो द यूवी लाइट इज़ पावरफुल एनफ टू कॉज सनबर्न। तो यूवी लाइट से जो है हमारे पास सनबर्न कॉज होता है, और जो ह्यूमन आइज जो होती हैं वो सिर्फ विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है, विजुअल लाइट का जो रेंज होता है वेवलेंथ का, सिर्फ उतना ही ऑब्जेक्ट्स को देख पाती हैं जो अपनी आइज होती हैं। तो और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसकी जो हीट होती है उसको हम फील कर सकते हैं। और माइक्रोवेव्स को हम माइक्रोवेव ओवंस में देखते हैं, और रेडियो वेव्स को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेडियो वेव्स की। तो ये जो क्लाउड होता है या एटमॉस्फेयर होता है वो ईजिली ट्रैवल कर सकता है, उससे पेनिट्रेट कर जाता है, एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। तो कम्युनिकेशन के केस में हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। जैसे कि पहले बताया था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे ट्रैवल करती हैं। द रेडिएशन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इधर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा उसमें दो चीज़ें दिखाई जाएंगी, या तो वेवलेंथ के बेस पर होगी या फ्रिक्वेंसी के बेस पर। और हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ होती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी जो है वेवलेंथ के। तो आगे देखते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। इन रिमोट सेंसिंग मोस्टली विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव बैंड्स आर यूज्ड। तो ये तीन बैंड्स हैं जिसमें हम सेंसर्स यूज करते हैं, विजुअल रेंज में, इंफ्रारेड रेंज में, या फिर माइक्रोवेव बैंड्स में। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच कवर्स द वेवलेंथ 10⁻⁻12 टू 10⁻⁴ मीटर तक। तो जो विजुअल से लेके माइक्रोवेव बैंड्स है उनकी वेवलेंथ रेंज जनरली 10⁻12 टू 10⁻⁴ मीटर होती है। तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ छोटी है और यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास कम हो जाएगी और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास अगर हमारे मन में ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, तो जो भी हम आगे पढ़ेंगे और जो भी वेवलेंथ की रेंज बताएंगे तो हमारे मन में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये कौन से रेंज की वेवलेंथ कौन सी वेव में आ रही है। जैसे कि सबसे छोटी होती है गामा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, फिर हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम आता है जो कि 400 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक रहता है, मीन्स 4.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर तक जो रेंज होती है वेवलेंथ की। और उसके बाद फिर इंफ्रारेड आता है, माइक्रोवेव आता है, फिर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है इन सभी
वेव्स में। तो इसको हम कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो याद होना चाहिए आपको। वही सेम आगे भी दिखा रखा है कि माइक्रोवेव होता है, उसके अंदर भी इसके पार्ट्स होते हैं, सब यूनिट्स होती हैं माइक्रोवेव्स की, जो कि आगे टेबल में है, नॉमेनक्लेचर ऑफ माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी। तो माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी जो जनरली जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो 1 mm टू 1 मीटर होती है। तो हमारे पास इनको भी 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी होती है, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स ज़्यादा हो गई है, तो क्योंकि वेवलेंथ कम है रेडियो वेव से, तो इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो हमारे पास 1 mm टू 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ रेंज, 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू 1 मीटर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक आइडिया के लिए ये टेबल दे रखी है। फिर आगे हमारे पास यहाँ से हमारे पास रेडियो वेव स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर वेवलेंथ रेंज जो होती है वो 1 मीटर से 10 मीटर और उससे फॉरवर्ड आगे की तरफ होती है। तो ये टेबल में आप देख सकते हो, उनका नॉमेनक्लेचर भी यूज किया गया, एच एफ मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये टेबल आप देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए। वैसे ही माइक्रोवेव्स में जो बैंड्स होते हैं वेवलेंथ के हिसाब से और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, तो बैंड होता है, के बैंड होता है, एक्स बैंड होता है, सी बैंड होता है, एस बैंड होता है, एल बैंड होता है, और इनकी वेवलेंथ रेंज दे रखी है। ये सिर्फ एक ऊपर से नज़र मारने वाली चीज़ है, और इनका अरेंजमेंट मीन्स कौन सी इन 5 चीज़ों का जो भी बैंड है, इनका जो भी अरेंजमेंट है इनका, कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो हम देख सकते हैं। इसकी वेवलेंथ रेंज इतनी जनरली पूछी नहीं जाती है। फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी ज़्यादातर आपको फ्रिक्वेंसी मिलेगी, वेवलेंथ रेंज नहीं मिलेगी इन बैंड्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉज देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लिया। तो हमारे पास रेडिएशन लॉज हमारे पास जनरली देखिए, रिमोट सेंसिंग बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी and the properties of electromagnetic interacting with matter are systemized in a simple set of rules called radiation laws. These laws apply when the radiating body is what physicists call a black body radiator. तो जो भी रेडिएशन लॉज है हमारे पास, वो किसके कंपैरिजन में निकालेंगे? जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस निकलते हैं, जिसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर कहते हैं। तो उसके कंपैरिजन में उससे रिलेटेड हम लॉज हैं सारे, क्योंकि कोई भी एक बॉडी जो है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी है जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस पड़ रही हैं, जितनी भी लाइट्स पड़ रही हैं, वो उनको एब्जॉर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, ना ट्रांसमिट करता है, तो उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। कोई भी हमारे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, यहाँ तक कि स्टार्स जो होते हैं उनको हम एक अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं, वो भी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होते हैं। तो हमारे पास ब्लैक बॉडी की जो करेक्टरिस्टिक होता है कि ऑल मटेरियल्स अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो मैंने पहले बताया था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से ज़्यादा मीन्स -273.14 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जिस भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा, वो हमारे पर रेडिएशन को एमिट करता है। मीन्स 0 केल्विन, कितना 0 केल्विन से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हमारे पास रेडिएशंस को एमिट करेगा। तो अगर हम देखा जाए कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक ए ऑब्जेक्ट्स है और एक हमारे पास बी ऑब्जेक्ट्स है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है, T1 और T1 टेम्परेचर सेम है, तो भी हमारे पास ये जो बॉडी होती हैं वो डिफरेंट रेडिएशंस को एमिट करती हैं। मीन्स क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जो भी इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, उस पर भी डिपेंड करती है कि कौन सी रेडिएशन, कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी, तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी डिपेंड करती हैं। तो यू विल फाइंड दैट रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय देम इज डिफरेंट। इफ़ यू लुक एट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स ईच एट सेम टेम्परेचर, रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय देम इज डिफरेंट। तो इससे हमारे पास टू इन्वेंट परफेक्ट एमिटर ब्लैक बॉडी जिसे हम कहते हैं।
जो कि ब्लैक बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा सारी जो भी रेडिएशंस उसके ऊपर गिर रही हैं, और फिर वो हमारे पास एमिट करता है, मींस रिफ्लेक्ट नहीं करता और ना ट्रांसमिट करता है, पर वो रेडिएशन जब एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो वो एमिट करता है। तो ब्लैक बॉडी जो है हमारे पास परफेक्ट एमिटर मानते हैं हम उसको, ब्लैक बॉडी जो है परफेक्ट एमिटर मानते हैं, which emits the maximum amount of radiation at each wavelength. And although some materials come very close to being perfect emitter in some wavelength range, no real material are a perfect black body. कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है जो हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में एमिट करे रेडिएशंस को। तो हम जनरली क्या मानते हैं कि कोई भी एक कैविटी है, कोई भी एक वॉल है जिसके अंदर कैविटी है, एक बहुत छोटा सा होल है जिससे रेडिएशन अंदर जा रही है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही है, मीन्स सारी की सारी एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो भी रेडिएशन उसके ऊपर गिर रही है वो सारी एब्जॉर्ब हो रही हैं। द रेडिएशन इनसाइड ए कैविटी हुज वॉल्स आर थिक enough to prevent any radiation from passing directly through them can be shown to be radiation that would be emitted by a black body. By observing the radiation inside the cavities, physicists knew the empirical relationship between black body radiation and two variables on which it dependent, that is temperature and wavelength. तो जो temperature और wavelength है जिसके ऊपर उनका एमिशन डिपेंड करता है, तो वो फिजिसिस्ट को इस एक्सपेरिमेंट से मिल जाता है। जैसे कि ये एक ब्लैक बॉडी का एग्जांपल दे रखा है, इलस्ट्रेशन शोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ ए ब्लैक बॉडी। कॉन्सेप्ट है, ये कोई मटेरियल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रेडिएशन पासिंग थ्रू द स्मॉल कैविटी इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन ए ब्लैक बॉडी। तो मीन्स इससे न तो कोई जो भी रेडिएशन, जैसे ये रेडिएशन है ये इसके ऊपर आ रही है लेकिन इससे न तो कोई बाहर जा रही है, मीन्स ट्रांसमिट नहीं हो रही है, इतनी मोटी वॉल है इसकी, ऐसा मान के चलते हैं, और एक छोटी सी कैविटी है जिससे रेडिएशन अंदर जा रही है और फिर वो इसी के अंदर हो जाती है। इससे ना तो कोई रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और ना कोई ट्रांसमिट हो रही है। पर जब ये एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन तो ये जो ब्लैक बॉडी होती है वो एमिट करती है एट ऑल वेवलेंथ, तो इसको हम परफेक्ट एमिटर मान के चलते हैं ब्लैक बॉडी को। ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल सरफेस which absorbs the entire radiation incident upon it. It is a perfect absorber and a perfect radiator, observing all the incident radiation, reflecting none, and emitting radiation at all wavelength. सभी वेवलेंथ पे ये जो वेव्स होती हैं उनको एमिट करती है, ऐसा मान के चलते हैं। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी वो सभी रेडिएशन पे जो सभी वेवलेंथ होंगी उस पर एमिट करेगी रेडिएशन। बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक व्हेन इट इज कोल्ड। तो जब ऑब्जेक्ट जो है सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो हमें वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लैक दिखता है, क्योंकि कोई सा भी कलर जो है किसी भी कलर की वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आइज़ तक नहीं पहुंच रही है, तो उसको वो जो कलर दिखता है पूरा ब्लैक दिखता है। इसमें एक टर्म है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आप देख लीजिए एक बार कि कोई भी पॉइंट है तो उससे किसी भी सरफेस एरिया पर, कोई भी सर्कल है उसके सरफेस एरिया पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है किसी भी एक पॉइंट से, तो उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो ये सरफेस एरिया पर अगर हम ये एंगल देखा जाए तो इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। Solid angle is a two-dimensional angle in three-dimensional space that an object subtend at a point. Hence, it is a three-dimensional cone and is measure of how large that object appears to an observer looking from that point. In other words, it is an angle that, seen from the center of a sphere, includes a given area on the surface of that sphere. Means कोई भी एक sphere है, इसके सेंटर से हम देख रहे हैं तो इससे जो एंगुलर कोन बन रहा है, तो ये जो सरफेस एरिया कवर कर रहा है इस पॉइंट से लेके, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा एरिया ये कवर करेगा। तो द वैल्यू ऑफ ए सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द साइज ऑफ दैट एरिया डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर बाई मे सबटेंड द सेम सॉलिड एंगल एज अ लार्जर ऑब्जेक्ट फार्दर अवे। तो
एक और कोई स्फीयर मान लो जो इससे दूर है, मीन्स इसका डिस्टेंस एक L1 है और दूसरा जो है जिसका डिस्टेंस L2 है। तो जो फार्दर अवे है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट हुआ और ये लार्जर ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन दोनों का जो सॉलिड एंगल हुआ वो सेम हुआ। तो वही चीज़ बोली है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट नियर बाई में सबटेंड द सेम सॉलिड एंगल एज ए लार्जर ऑब्जेक्ट फार्दर अवे। एक एग्जांपल दे रखा है, जब वहाँ पर इक्लिप्स होता है तो जो मून होता है और जो सन होता है, तो जो मून जो है वो कवर कर लेता है पूरे सन को, जो कि सन एक बड़ा है, मून से सन का जो साइज़ है वो बड़ा है, लेकिन मून जो है इक्लिप्स के टाइम पे उसको टोटली कवर कर लेता है। जब हम एक अर्थ एक पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ पे एक अर्थ हुआ, यहाँ पे मून हुआ और यहाँ पे सन हुआ। तो सन का साइज़ बड़ा है, मून का साइज़ छोटा है, लेकिन इसका डिस्टेंस ज़्यादा है अर्थ से, जो कि एक पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो ये एक सॉलिड एंगल एक एग्जांपल हो गया उसका, उससे भी हम समझ सकते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो रेडिएशन लॉज हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्लैंक्स लॉ है। प्लैंक्स लॉ ने बोला कि प्लैंक्स मेड द रिवोल्यूशनरी assumption that an oscillating atom in the wall of a cavity can exchange energy with the radiation field inside a cavity only in discrete bundles। तो एनर्जी जो है एक तो फॉर्म होता है स्मॉल बंडल्स का, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। तो ये जो है जो भी अंदर ऑसिलेट कर रहा है एटम, वो कैविटी वॉल के जो एटम्स हैं उनके साथ एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करता है, ऐसा प्लैंक्स ने बोला। तो उसने एक डेफिनेशंस भी दी कि रेडिएंट एनर्जी जो होता है वो एच न्यू के बराबर, एच आई, यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी को आई से डिनोट कर रखा है। तो क्यू इज इक्वल टू एच न्यू, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास पहला रेडिएशन लॉज है। और इसने एक स्पेक्ट्रल रेडिएंट एग्जिटेंस की एक फार्मूला भी दिया है। तो he showed with this assumption he showed that the radiation being emitted by a black body is given by Planck's radiation law, which governs the intensity of radiation emitted by a unit surface area into a fixed direction, that is solid angle, from a black body as a function of wavelength for a fixed temperature. The Planck's law can be expressed through। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे पास ये एक ऊपर से एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा टर्म किस चीज़ को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल क्या होता है और एमिशन क्या होता है, एग्जिटेंस क्या होता है, ये उसको समझने के लिए ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन तो आगे चलते हैं, रेडिएंट एग्जिटेंस क्या होता है और स्पेक्ट्रल रेडिएंट एग्जिटेंस क्या होता है। ये हमारे पास एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है गेट में। तो रेडिएंट एग्जिटेंस इज़ द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर यूनिट एरिया। तो जो भी रेडिएशन एनर्जी एमिट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, उसका पर यूनिट एरिया रेडिएटेड बाई ए सरफेस, उसको हम रेडिएंट एग्जिटेंस कहते हैं। रेडिएशन से हम रेडिएंट पढ़ लें और एग्जिटेंस मीन्स जिससे एमिट हो रही है, पर यूनिट एरिया होता है, तो उस रेडिएंट एग्जिटेंस कहते हैं। एंड व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड फॉर ए स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडिएंट एग्जिटेंस। तो स्पेक्ट्रल वर्ड जहाँ पे आ जाए वो एक वेवलेंथ रेंज के रिलेटेड है, वेवलेंथ रेंज कह लो या फिर फ्रिक्वेंसी कह लो, तो स्पेक्ट्रल रेडिएंट एग्जिटेंस कहेंगे उसको। जैसे स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहते हैं, तो स्पेक्ट्रल वर्ड जहाँ पर आ जाए वो फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ रेंज से रिलेटेड है। एमिशन क्या होता है? एमिशन इज द प्रोसेस बाय विच ए बॉडी एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूजुअली एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स टेम्परेचर ओनली। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, मीन्स बाहर निकलती हैं उससे, जो कि सेंसर सेंस करता है, तो उसको हम एमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन मीन्स किसी से पास हो जाना। तो एमिशन ट्रांसमिशन इज़ द पासिंग ऑफ रेडिएशन थ्रू ए सब्सटेंस विदाउट सिग्निफिकेंट एटेन्यूएशन। मीन्स ज़्यादा लॉस नहीं होता, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे रेडिएशन पास हो जाती है। और एब्जॉर्प्शन है जो रिफ्लेक्ट नहीं करे, ट्रांसमिट नहीं करे, मीन्स उसको कैप्चर कर ले, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस बाय विच रेडिएशन इज कन्वर्टेड टू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी स्पेशली हीट। अब ऐसा तो यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी वो ले रहा है वो किसी न किसी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मीन्स उसमें स्टोर होगी, तो वो हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है बाय ए मटेरियल।
इट कॉज ए रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम। तो जो भी ऑब्जेक्ट है जब वो रेडिएशन उसके ऊपर गिर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो एब्जॉर्व कर ले रहा है, और फिर जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जा रही है, तो उससे अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, ब्लर इमेजेस मिलती है हमें। तो एक नेगेटिव पॉइंट ये है। द प्लैंक्स लॉ गिव्स ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट पीक्स एट ए सर्टेन वेवलेंथ, द पीक शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ फॉर हायर टेम्परेचर एंड द एरिया अंडर द कर्व ग्रोज रैपिडली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। प्लैंक्स लॉ से हमारे पास ये डायग्राम भी बनता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे पास ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ डायग्राम जो है वो शिफ्ट होता जाता है, और जो एरिया ऑफ अंडर डेट कर्व जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। तो बेसिकली आगे जो भी इसके दो लॉज और हैं उससे हमारे पास इस डायग्राम का पता चल जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फॉर ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर शिफ्ट इन मैक्सिमम एमिशन पीक। तो जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 6000 केल्विन है, जो कि सन का मान के चलते हैं हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एट द सन टेम्परेचर, और हमारे पास 3000 केल्विन है इनकैंडेसेंट लैंप का, और 300 केल्विन है अर्थ टेम्परेचर का। तो मेन हमारे पास इससे सन टेम्परेचर और अर्थ टेम्परेचर से इस डायग्राम को समझ लेते हैं। अर्थ का जो टेम्परेचर मानते हैं हम, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मानते हैं, वो 300 केल्विन मानते हैं। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये टेम्परेचर कम है, सॉरी, इसका टेम्परेचर कम है सन के टेम्परेचर से। तो जो हमारे पास ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी वो हमारे पास बेसिकली हायर वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेंगी, और जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो स्मॉलर लेंथ की वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेंगी किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ होता है और जो टेम्परेचर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अभी देख लेते हैं आगे दो लॉज और हैं, वेन्स और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉज। तो द बिहेवियर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्लैंक्स लॉ। फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ one can derive two other radiation laws, that is Stephen Boltzmann law and Wien's displacement law। तो इसमें दो फॉर्मूले याद रखना है, उससे हमारे पास वो डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एमिटेड रेडिएशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टोटल रेडिएशन कितनी एमिट होंगी उसका फॉर्मूला दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 10 की पावर नहीं, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है ऑब्जेक्ट का, और ई जो है हमारे पास टोटल एमिटेड रेडिएशन है, और इसकी जो यूनिट होती है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, जो इसकी यूनिट्स है वो वाट पर मीटर स्क्वायर है। और सिग्मा जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 4। तो इस फॉर्मूले से हम उस डायग्राम को समझेंगे। अभी पहले विल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एंड द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसने रिलेशन दिया कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, जो पीक की वेवलेंथ थी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन ने बोला कि जो टोटल रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर की पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब इन दो रिलेशनशिप से देखिए कि जो पीक होती है वेवलेंथ, जो पीक है हमारे पास, तो इस डायग्राम में क्या है कि विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पीक ऑफ वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की जो पीक होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे पास, पीक हमारे पास जो वेवलेंथ की है वो हमारे पास कम होती जा रही है, वेवलेंथ रेंज जो है वो कम होती जा रही है। और दूसरा जो रेडिएंट एनर्जी जो होता है वो टी की पावर 4 टेम्परेचर की पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में। तो जो एरिया अंडर दैट कर्व जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है हमारे पास। तो 6000 केल्विन पे जो कर्व का एरिया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 300 केल्विन तक। वो इस फॉर्मूले से हम ये डायग्राम समझ में आ जाता है कि जो टोटल रेडिएंट एनर्जी टी की पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जो लैम्डा की पीक है, जो वेवलेंथ रेडिएंट एमिट होती हैं वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। फिर हमारे पास द
Wien's displacement law gives the wavelength of the peak of the radiation distribution, while the Stefan Boltzmann law gives the total energy being emitted at all wavelengths by the black body, which is area under the Planck's law curve. Thus, Wien's law explains the shift of peak to shorter wavelengths as the temperature increases, while the Stefan Boltzmann law explains the growth in height of the curve as the temperature increases. And notice that this growth is very large since it varies the फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो वही चीज़ है जो मैंने अभी समझाई है। फिर हमारे पास नेक्स्ट लॉ आता है किरचॉफ्स लॉ। एंड किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि जो बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी तब एक्ट करेगी जो बॉडी की साइड्स हैं, दो कंडीशन बताइए कि द साइड्स ऑफ द बॉडी आर मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी बॉडी का शेप साइज है, जो भी उसके आसपास की जितनी भी साइड्स हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। मीन्स हर तरफ हर साइड का सेम टेम्परेचर होना चाहिए। और एक स्मॉल होल इन कंपेरिजन टू द डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज मेड इन द बॉडी इटसेल्फ। मीन्स और एक इसके अंदर एक बहुत छोटा होल होना चाहिए एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी। तो जो डायग्राम ऊपर दिखाया था उसी को हम एक तरीके से इसका मान सकते हैं एक एग्जांपल। जो ये वाला डायग्राम था, ये वाला डायग्राम जो था एक परफेक्टली बॉडी किरचॉफ्स लॉ ने बोला है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फिर हमारे पास उसने बोला है कि जो इंसिडेंट एनर्जी जो होती है, मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट व्हेन अ सरफेस इंटरसेप्ट्स इंसिडेंट radiation it interacts with it and some amount of radiation is reflected, absorbed and transmitted। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी एनर्जी है वो ना तो बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगी। तो वो जो भी रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, इंसिडेंट होती है, वो हमारे पास या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है और या फिर ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसके तीन पार्ट हो सकते हैं। तो जो टोटल एनर्जी है वो इंसिडेंट एनर्जी, जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी है वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एब्जॉर्प्शन एनर्जी और ट्रांसमिटर रेडिएशन तीनों के बराबर होगा। ये हमारे पास किरचॉफ्स लॉ ने बोला है कि इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन रेडिएशन एंड ट्रांसमिशन रेडिएशन। अब इसको अगर हम रेशो में निकाला जाए, रेंज में निकाला जाए 0 to 1, तो इसको टोटल एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन जो है उससे डिवाइड कर दिया हमने तीनों को। तो पहला वाला क्या हो गया 1 हो गया, दूसरा वाला हमने n बोला, a बोला, o बोला। तो n जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ई आर अपॉन में ई आई, ई ए अपॉन में ई आई और ई टी अपॉन में ई आई, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी। तो हमारे पास फिर आगे इसकी जो रेंज होती है वो तीनों को मिला के कितना हो गया 1 हो गया। तो रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्पिटिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी इन तीनों को मिला के इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। एक चीज़ और है इसमें हमारे पास एमिसिविटी। एमिसिविटी जब से मैं बोल रहा हूँ एमिट करता है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास रेडिएशंस को एमिट करता है जो कि एब्सोल्यूट जीरो से एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट जीरो से। तो एमिसिविटी एक्सप्रेस द कोफिशिएंट विद विच द बॉडी इरिडेट्स। मीन्स कोई भी रेडिएशन जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन निकाल रहा है उसका अगर हम कंपेयर किया जाए किसी भी ब्लैक बॉडी के रेडिएशन से, जो भी उसकी एमिटेंस है, मीन्स के एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है सबसे परफेक्टली एमिटर माना जाता है, जो कि हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ में रेडिएशंस को एमिट करता है। अगर उसके कंपैरिजन में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, एमिसिविटी कहते हैं। तो A इज इक्वल टू एम बाई एम बी। एम इज़ द एमिटेंस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, एम बी इज़ द एमिटेंस ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। तो उसके रेशियो को हम एमिसिविटी कहते हैं। अब एमिसिविटी क्या है, जनरली इसका क्या रेशियो होगा, वो या तो इसकी जो रेंज होगी वो
0 to 1 लाई करेगी, क्योंकि हमारे पास माना जाता है कि परफेक्टली जो ब्लैक बॉडी होती है वो सबसे ज़्यादा और सबसे एवरी वेवलेंथ की रेंज में रेडिएशंस को एमिट करती है। तो हमारे पास जो एमिसिविटी जो है एक तो डायमेंशनलेस हो गई, और जो इसकी वैल्यू लाई करती है वो 0 to 1 करती है। 0 का मतलब है कि नॉन रेडिएटिंग सोर्स है, मीन्स उस ऑब्जेक्ट से कोई भी रेडिएशन नहीं निकल रही है, और 1 का मतलब है वो ब्लैक बॉडी के बराबर रेडिएशन एमिट कर रहा है एट द सेम टेम्परेचर। Since black body absorbs all the energy and at the same time emits radiation with higher efficiency, its value of emissivity is equal to 1। तो ये हमारे पास एमिसिविटी हो गया। अब इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर हमारे पास बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। क्योंकि जब रेडिएशन किसी भी सोर्स है, जैसे सन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर से ट्रैवल कर आती हैं, तो इंटरेक्शन होता है हमारे पास एनर्जी का एटमॉस्फेयर के साथ, और जब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं, जो भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट हैं, तो एनर्जी जो है अर्थ के साथ इंटरेक्ट करती है। तो वो दोनों चीज़ पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें जो टर्म्स हैं रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर भी कई सारी स्कैटरिंग होती हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव के अंदर भी रेले एंड माई स्कैटरिंग होती है, वो चीज़ भी हम देखेंगे इसके अंदर, रेले एंड माई स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन का सिस्टम देखेंगे, जो भी फेनोमेनन होता है, रिफ्रैक्शन देखेंगे, और रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये सारे टर्म्स देखेंगे। उसके अलावा भी हम बेसिक टर्म, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं, या इनकी यूनिट्स मेनली इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट पूछी जा सकती है। तो जब हम इसको अच्छे से डेफिनेशन अगर हम देख लेंगे, रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, रेडिएंट फ्लक्स, इंटेंसिटी, इरेडियंस एंड एक्जिटेंस क्या होता है, जो भी हम पढ़ रहे थे, तो इसमें पूरा अच्छे से क्लियर और कवर हो जाएगा। रेडियंस क्या होता है, अल्बेडो क्या होता है, तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हारू जियोमेट्रिक्स को। थैंक यू।